नमस्कार साथियों, मैं राजेश शुक्ला आप सभी का ईएलएस के टीचिंग पोर्टल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। ईएलएस ने टीचिंग कैरियर या टीचिंग फील्ड में कैरियर बनाने वाले अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए एक नई पहल शुरू की है, जिसमें पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया है कि टीचिंग से जुड़ी हुई विभिन्न परीक्षाओं से आप सबको रूबरू कराया जाए, उसके बारे में पूरे पाठ्यक्रम की जानकारी दी जाए, परीक्षा की योजना के बारे में जानकारी दी जाए। तो उसी श्रृंखला में आज एक नई कड़ी फिर से जोड़ी जा रही है और वो है कि जो लोग टीजीटी एसएसटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में शिक्षण का कार्य करने में रुचि रखते हैं या शिक्षक बनने की ख्वाहिश रखते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आज मैं एसएसटी टीजीटी का पूरा पाठ्यक्रम आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। हालांकि पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने पीआरटी की परीक्षाएं या फिर टीजीटी की परीक्षा या फिर पीजीटी की परीक्षा की पूरी स्कीम आपसे डिस्कस कर दी है। तो आज जो मैं डिस्कशन करूंगा वो ये होगा कि जो एसएसटी के कंपोनेंट हैं, यानी जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न का सेक्शन है, आपके पेपर का सेक्शन बी, सेक्शन ए आप सबको पता ही है, सबके लिए कॉमन है, चाहे पीआरटी की परीक्षा हो, चाहे टीजीटी की परीक्षा हो, चाहे पीजीटी की परीक्षा हो। इसमें पेपर का जो पहला सेगमेंट होता है वो सबके लिए कॉमन है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और इसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन जो आपका सेकेंड पार्ट होता है यानी सेक्शन बी, जिसमें सब्जेक्ट कंसर्न क्वेश्चन आते हैं, यानी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए जो सब्जेक्ट आपकी रिक्वायरमेंट है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे आपने टीजीटी एसएसटी के लिए आवेदन किया है तो आपके सब्जेक्ट कंसर्न का मतलब हो गया कि एसएसटी सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन से जुड़े हुए विषयों पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपके प्रश्न पत्र में जो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें पूरा का पूरा एसएसटी का पोर्शन शामिल होगा और उसके पेडागॉजिकल इशू भी उसमें कहीं ना कहीं कंटेंट के रूप में शामिल होंगे। तो आज मैं आपके सब्जेक्ट कंसर्न पर फोकस होकर बात करने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैं अलग अलग श्रृंखला के माध्यम से आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। और इस श्रृंखला में पहला भाग आप देख रहे हैं, सिविक्स के बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि एसएसटी या सोशल स्टडीज का मतलब ही हुआ, सामाजिक अध्ययन का मतलब हुआ जो मानविकी के विषय होते हैं, ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट होते हैं, विद्यालय स्तर पर या स्कूल लेवल पर जो बच्चों को क्लास 6 से लेकर के और 10th स्टैंडर्ड तक एसएसटी में पढ़ाया जाता है, उसके मेन कंपोनेंट होते हैं, जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, सिविक्स एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। तो इन्हीं विषयों को मिलाकर हम कहते हैं एसएसटी या सामाजिक अध्ययन। अब सामाजिक अध्ययन के विषय के अनुसार आपको 4 सब्जेक्ट तैयार करने हैं: इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। इसके साथ साथ इसमें एक 5वां सेगमेंट भी आप जोड़ सकते हैं, इसके टीचिंग मेथोडोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन यानी पेडागॉजिकल इशू की तैयारी करेंगे। और अगर ये 5 सेगमेंट आप तैयार करते हैं तो आपके पेपर का जो सेक्शन बी है यानी सब्जेक्ट कंसर्न, उसकी तैयारी फिर आप कह सकते हैं कि आपने संपूर्ण तरीके से कर ली है। तो चलिए हम लोग आज पहले पार्ट से शुरुआत करते हैं। ऐसे ही मैं आपके सामने कई पार्ट्स के माध्यम से पूरा एसएसटी को ध्यान में रखते हुए टीजीटी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को पूरे एसएसटी के बारे में पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा करूंगा, जिससे आप अपनी अध्ययन की योजना बना सकें, सही तरीके की रणनीति के अनुसार आगे बढ़ सके और अपने सब्जेक्ट कंसर्न पर भी आप एक अच्छे कमांड की पोजीशन में हो। तो सिविक्स के बारे में आज मैं बात शुरू कर रहा हूं और इस पर मैं आपको एक एक चीजें बारीकी से बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
देखिए, विद्यालय स्तर पर यानी स्कूल लेवल पर क्लास 6 से लेकर के और 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को एक सब्जेक्ट पढ़ाना होता है टीचर्स को, वो होता है SST यानी सोशल स्टडीज। और सोशल स्टडीज के मैंने कहा कंपोनेंट क्या क्या है स्कूल लेवल पर, तो उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इसके साथ साथ सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, और फिर इसके पैडागॉजिकल इशू वो आपके TGT के एग्जाम में, जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, चूंकि आप टीचर बनेंगे तो आपको उसकी टीचिंग मेथोडोलॉजी भी आनी चाहिए कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए, पढ़ाने की जो है तकनीक क्या हो। तो इस तरह से आपके सिलेबस का कंटेंट डिजाइन किया गया है। यानी विद्यालय स्तर पर जो आपको पढ़ाना आगे चलकर, जब आप शिक्षक बन जाएंगे तो शिक्षक के तौर पर बच्चों को जो आप शिक्षित करेंगे, उसमें जो कंटेंट बच्चों को आपको तैयार कराना है वो आपके पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बनाया गया है, जिससे आप पहले से ही इस एग्जाम को क्वालिफाई तभी कर पाएं जब पहले से ही उस कंटेंट को आप भी तैयार करके रखें। तो इसलिए इतिहास विषय पर आपकी कितनी समझ है, भूगोल विषय पर आपकी कितनी समझ है, या फिर सिविक्स या नागरिक शास्त्र के बारे में आप कितना जानते हैं, इन सब की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट करने के लिए ही आपके पेपर का ये सिलेबस डिजाइन किया गया। तो DSSB जब इस परीक्षा को आयोजित करता है तो वो जानता है कि ये परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी ही स्कूल के टीचर बनेंगे और बच्चों को जाकर पढ़ाएंगे, तो क्यों ना इनके पाठ्यक्रम में उन चीजों को शामिल किया जाए जो इन्हें भविष्य में जाकर के बच्चों को शिक्षा के रूप में देना है। तो सिविक्स या जब हम नागरिक शास्त्र की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, इसमें एक शब्द है शास्त्र, और शास्त्र शब्द का मतलब होता है कि सैद्धांतिक रूप से, यानी इन प्रिंसिपल आप किसी विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जब किसी विषय के सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है, यानी उसके एक तरीके से प्रिंसिपल या थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स की आप स्टडी करते हैं, तो उसी को कहते हैं शास्त्र। अब इस शास्त्र में नागरिक शब्द लगा हुआ और इसी से बना इसका इंग्लिश वर्जन सिविक्स। तो नागरिकों से संबंधित एक ऐसा शास्त्र जो नागरिकों के जनजीवन पर व्यापक प्रभाव रखता है, यानी किसी देश में रहने वाले लोगों का सरोकार जिन बातों से होता है, उसी से संबंधित विषय को जो है हम कहते हैं नागरिक शास्त्र। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो हमारे देश में जो नागरिक रहते हैं उन्हें इस देश के अंदर कुछ अधिकार प्राप्त है, अधिकार के साथ साथ उनके कुछ कर्तव्य भी हैं इस देश के प्रति। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि नागरिकों के जनजीवन पर जो है वो देश की जो व्यवस्था है जिसके अंदर वो शासित होते हैं, यानी जिस तरीके से हमारी सरकार हम पर शासन करती है वो उससे भी नागरिकों का सरोकार होता है। तो एक पक्ष यहां पर यह भी आ जाता है कि हम किस शासन प्रणाली के द्वारा शासित हो रहे हैं, यानी शासन की व्यवस्था कैसी है। तो नागरिकों के जीवन पर शासन का काफी प्रभाव है, या शासन के स्वरूप या उसके ढांचे से नागरिकों का जनजीवन काफी प्रभावित होता है। और फिर नागरिकों के कुछ जो है बुनियादी अधिकार हैं, कुछ उनके कर्तव्य हैं, यानी कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं जिसके आधार पर नागरिक सामान्य तरीके से अपना जीवन यापन करता है। इसीलिए जब आप इन सारे विषयों का अध्ययन करने लगते हैं कि किसी देश के शासन का स्वरूप कैसा है, उस शासन प्रणाली को चलाया कैसे जा रहा है, उस देश में रहने वाले नागरिकों के अधिकार कैसे हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, और एक नागरिक उस देश के अंदर जो है किस तरह से सामान्य जनजीवन या जीवन जीता है, इसी की जानकारी देने वाले शास्त्र को कहते हैं नागरिक शास्त्र। अब अगर सैद्धांतिक तौर पर देखा जाए तो ये सारी चीजें जो आप पढ़ते हैं वो नागरिकों के कुछ बुनियादी नियम कानून है, नागरिकों द्वारा ही बनाए गए कि हमारे देश का शासन कैसे चले, और उन बुनियादी नियम कानून को ही एक नाम दिया गया है संविधान। तो आप ये कह सकते हैं कि नागरिक शास्त्र के अंतर्गत ही बच्चों को कहीं ना कहीं संविधान से रूबरू कराना होता है कि संविधान क्या है, संविधान क्यों बनाया गया है, संविधान किस तरह से हमारे जीवन पर एक व्यापक प्रभाव रखता है, संविधान ही हमें कुछ अधिकार सौंपता है, संविधान ही हमें कुछ कर्तव्य भी सौंपता है। ये सारी बातें जो है इसी के माध्यम से पता चलती।
तो नागरिक शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत ही एक कंपोनेंट आपका हो गया संविधान। और जब आप शासन के स्वरूप या इसके ढांचे का अध्ययन करते हैं तो इसी को आप कहते हैं राज व्यवस्था। यानी इस तरीके से अगर देखा जाए तो नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत अगर आप अपना पाठ्यक्रम जानने का प्रयास करें कि हमें क्या पढ़ना है, क्या तैयार करना है, तो एक तो सीधे सीधे आप ये कर सकते हैं कि क्लास 6 स्टैंडर्ड से लेकर और 10th स्टैंडर्ड तक की एनसीईआरटी की किताबों में जो जो टॉपिक दिए गए हैं उसे आप फॉलो करते चले जाएं। दूसरा आप स्टेप ये ले सकते हैं कि डीएसएसबी ने या केवीएस ने या डिफरेंट जो है टीचिंग पोर्टल पर जो एग्जाम कंडक्ट होते हैं उसमें टीजीटी एसएसटी का क्या पाठ्यक्रम डिजाइन किया गया उसको आप फॉलो कर लें। और एक तीसरा तरीका है कि सभी पाठ्यक्रमों का अध्ययन करके विश्लेषण करके आप पाएंगे कि इनमें बहुत सारे कॉमन इंटेंट हैं, यानी इसमें बहुत सारे ऐसी विषय वस्तु हैं जो एक दूसरे से काफी कुछ मिलती जुलती है। कहने का अर्थ ये कि चाहे डीएसएसबी की परीक्षा हो, चाहे केवीएस की परीक्षा हो या कोई फर्दर जैसे यूपी में भी अगर टीजीटी एसएसटी की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप देखेंगे एसएसटी के नाम पर इनका कंटेंट ऑलमोस्ट एक जैसा होगा। बहुत थोड़े बहुत माइनर डिफरेंस जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन जो आप कह सकते हैं कोर एरिया है, कोर कंटेंट है, वो लगभग सिमिलर ही है। तो अगर उस कंटेंट को आप फॉलो करें तो आप ये पाएंगे कि आप अपने नागरिक शास्त्र के अध्ययन को या इसके पाठ्यक्रम को दो हिस्सों में रख सकते हैं, एक संविधान और एक राज व्यवस्था। यानी एक तो कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड प्रश्न आपके पेपर में होगा और एक राज व्यवस्था जिसको हम इंग्लिश में लिखते हैं पॉलिटी। यानी इस तरह से अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी दो सेगमेंट है जिसकी आपको तैयारी करनी। ये दोनों चीजें अगर आप बहुत विस्तार से तैयार कर लेते हैं तो नागरिक शास्त्र के संबंध में लगभग जितनी चीजें आपके प्रश्न पत्र में पूछी जाएंगी आप बहुत कंफर्टेबल तरीके से इसका जवाब दे सकेंगे। इसमें कुछ जो है राजनैतिक पक्ष भी आएंगे, यानी कहने का अर्थ है कि कुछ राजनैतिक चिंतक हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जिनके कुछ विचार हैं, या फिर इसके साथ साथ उन्होंने कुछ कोटेशन यूज किए हैं, वो सारी चीजें भी जो उन्होंने वर्डिंग कोट की है उस पर भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो एक उदाहरण के लिए जैसे आपके प्रश्न पत्र में हो सकता है एक ऐसा प्रश्न आ जाए कि आधुनिक संदर्भों में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस राजनीतिक विचारक ने किया था। यानी कि जो स्टेट टर्म है, पॉलिटिकल साइंस में एक बड़ा कॉमन सा टर्म यूज होता है स्टेट, राज्य। वहां राज्य का क्या अर्थ है जब ये आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो विस्तार से मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपसे अगर प्रश्न पूछ लिया गया एसएसटी के पेपर में कि राज्य शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो इटली के एक महान राजनीतिक विचारक हुए, उनका नाम था मैकियावेली। मैकियावेली ने ही आधुनिक संदर्भों में राज्य शब्द का प्रयोग किया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मैकियावेली के सिद्धांत पढ़ने या मैकियावेली के बारे में बहुत विस्तार से जानना, लेकिन कुछ ऐसी शब्दावलियां हैं, कुछ ऐसे जो है विचार हैं, कुछ ऐसे कोट किए गए वर्ड्स हैं जो आपको जानना होगा किस राजनीतिक विचारक के संबंध में ये कोटेशन यूज किया जा रहा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहां पर सिविक्स को आप दो पार्ट में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं, एक संविधान और एक राज व्यवस्था। तो क्यों ना सबसे पहले समझा जाए कि हम लोग संविधान में क्या क्या पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ्यक्रम पर बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने स्पष्ट किया आपको कि नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आप पूरे पाठ्यक्रम को दो मुख्य हिस्सों में रख सकते हैं, जिसका पहला हिस्सा होगा संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा हिस्सा होगा राज व्यवस्था यानी पॉलिटी।
इन्हीं दो के विषय वस्तु को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि सिविक्स से पूछे जाने वाले जो प्रश्न होंगे वो अमूमन इन्हीं विषयों पर आधारित होंगे। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि उसमें जो विषय शामिल किए गए प्रश्न पत्र में उन विषयों की समझ विकसित की जाए, उन विषयों का पूरा पाठ्यक्रम समझा जाए और उसी पाठ्यक्रम के अनुरूप एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार किया जाए। तो अगर आपके प्रश्न पत्र में सिविक्स से 25-30 प्रश्न मान लीजिए पूछे जा रहे हैं या 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको करना यह है कि सिविक्स में क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या विषय वस्तु है, सबसे पहले उस पर एक समझ बनाइए। अपने अनुरूप यानी सभी पाठ्यक्रमों का विश्लेषण करके अपने अनुरूप एक संशोधित पाठ्यक्रम तैयार करिए और फिर उसमें एक एक टॉपिक को आप तैयार करते हुए आगे बढ़ें। तो मैंने कहा कि जब आप इस तरह से एक संशोधित पाठ्यक्रम बनाएंगे तो इसके दो हिस्से बना सकेंगे, संविधान और राज व्यवस्था, जिसमें मैं सबसे पहले ये समझाने जा रहा हूं कि संविधान के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। तो अगर हम संविधान की बात करें तो सबसे पहली चीज तो आप ये जान लें कि किसी भी देश के शासन प्रणाली को चलाने के लिए यानी एक देश में रहने वाले नागरिकों का जीवन जीने का ढंग अलग अलग हो सकता है और इसमें कई तरह की विविधता हो सकती है। जैसे भारत देश की बात की जाए तो भारत देश विविधताओं से भरा और कई तरह की डाइवर्सिटी है, जैसे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, इसके साथ साथ आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं रिलीजियस डाइवर्सिटी है, यानी बहुत सारे इसके आधार हो सकते हैं। भाषाई विविधता है, धार्मिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, हमारे खान पान अलग हो सकते हैं, हमारे पहनावे अलग हो सकते हैं, रहने सहने का ढंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारी एक कॉमन एंटिटी है, वो है वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं। इन विविधता में भी एक एकता का लक्षण दिखाई देता है और वो है सबसे बड़ी बात कि कहीं ना कहीं सांस्कृतिक तौर पर हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस कारण से हम भारतीय के रूप में अपनी एक पहचान रखते हैं। लेकिन इतने विविधताओं से भरे हुए देश में लोगों के बीच में एक सामंजस्य रहे, एक बेहतर कोऑर्डिनेशन रहे, एक साथ वो रह सके, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें कुछ बुनियादी नियम कानून बनाने पड़ते हैं जिस पर सभी सहमत हो। यानी कुछ ऐसे नियम कानून तय करने पड़ेंगे जिसके तहत आप देखें प्रत्येक वर्ग को संतुष्ट किया जा सके और प्रत्येक वर्ग उस नियम कानून का सम्मान करे, चाहे वो लैंगिक स्तर पर अलग अलग बात करें यानी पुरुष हो या महिला हो, उसके लिए भी वो नियम कानून समान रूप से महत्वपूर्ण हो और वो समान रूप से उसका आदर करें। ऐसे ही चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, वो सब उस नियम कानून के प्रति एक आस्था रखें, विश्वास रखें, उसका सम्मान करें। और ऐसे नियम कानून को ही हम एक तरीके से नाम दे सकते हैं संविधान। यानी संविधान हमारे देश के लोगों के बीच में एक सामंजस्य बैठाने वाला बुनियादी नियम कानून है और इसी बुनियादी नियम कानून की जब आप समझ विकसित करते हैं, जब उसे पढ़ते हैं, तब आप कहते हैं कि आप संविधान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो संविधान के अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना है, तो अगर इसके कंटेंट निकाले जाएं तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आपको शुरू करना चाहिए संविधान का मौलिक परिचय। यानी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये आपके लिए एक टॉपिक हुआ, लेकिन इसमें भी कई सब टॉपिक आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे संविधान को परिभाषित करना, डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या संविधान क्या है। फिर दूसरा इसका पार्ट हो सकता है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का क्या महत्व है। फिर तीसरी बात यह हो सकती है कि संविधान कितने प्रकार का हो सकता है,
जैसे लिखित संविधान, अलिखित संविधान, कठोर संविधान, लचीला संविधान, एकात्मक संविधान, संघीय संविधान। तो इस तरह की चीजों का आप अध्ययन संविधान के मौलिक परिचय या बेसिक इंट्रोडक्शन आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत करेंगे। तो आप जब भी नागरिक शास्त्र का अध्ययन करें तो शुरुआत आप बिल्कुल फंडामेंटल चीजों से करें और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि नागरिकों के लिए जो एक बुनियादी नियम कानून बनाया गया जिसे हम नाम दे सकते हैं संविधान, इसका मौलिक परिचय क्या है और इस पर किस किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न रखा जाए, 4 ऑप्शन मैंने यहां पर आपके सामने रखा, लिखा है भारत, ब्रिटेन, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस। और अगर पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किस देश में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में नहीं है, यानी कि वहां पर कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कह सकें, तो ऐसे देशों में जहां कोई ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट नहीं, उसी को हम कहते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अलिखित संविधान। तो आपके प्रश्न पत्र में हो सकता है एक सामान्य स्तर का प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से किस देश को अलिखित संविधान का सबसे बेहतर उदाहरण माना जा सकता है। तो ऑब्वियसली आप आंसर लगाकर आएंगे बी ऑप्शन। लेकिन मैं इसके माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कई बार बहुत फंडामेंटल चीजें भी आपके प्रश्न पत्र में पूछी जाती हैं और इसीलिए जब भी आप तैयारी करें तो ये जरूर स्पष्ट करके आगे बढ़ें कि उसमें हमारा कंटेंट क्या क्या होना चाहिए जिससे कोई भी चीज छूटे नहीं। ठीक है, ऐसे ही कई प्रश्न आपके सामने होंगे, मैं इसकी चर्चा भी करूंगा जब टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि इसके अंतर्गत आप कौन कौन से विषय वस्तु पर किस किस तरह के प्रश्न देखेंगे या आपके प्रीवियस ईयर में इस तरह से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। हर एक टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग प्रश्नों का भी विश्लेषण करेंगे। फिर इसके बाद अगर दूसरा टॉपिक देखा जाए तो आप इसमें दूसरा टॉपिक फिर ले सकते हैं संवैधानिक ढांचा। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क या संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत कई टॉपिक इंक्लूड हो जाएंगे, जैसे भारत के संवैधानिक विकास का एक इतिहास है, यानी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इस पर प्रश्न आएगा। भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को जब आप पढ़ते हैं तो अंग्रेजी शासन काल में बहुत सारे संवैधानिक प्रयोग किए गए थे, उस पर आधारित प्रश्न आ सकता है। तो आप एनसीईआरटी की जो पुरानी किताबें देखें, जैसे बीएल गर्ग की एक बुक है जिसमें उन्होंने पूरे संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि का वर्णन किया है। तो इसी कारण से एनसीईआरटी को ही बेस बनाकर आपके प्रश्न पत्र में इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आप एक तो संवैधानिक विकास का पूरा इतिहास पढ़ेंगे, फिर इसी तरीके से जो वर्तमान संविधान है इसकी रचना कैसे हुई, यानी भारत का वर्तमान संविधान जिसके द्वारा हमारे देश का शासन चलता है, उसके बारे में फिर बात करेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा कैसे गठित हुई, संविधान सभा की कार्यविधि क्या थी, किस तरह से संविधान सभा की कई समितियां बनी, कब कब इसकी महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित हुई, कुल कितनी बैठकें हुई, और फिर फाइनली संविधान कब बनकर तैयार हुआ और कब देश का संविधान लागू हुआ। इसके अंतर्गत हम लोग पूरे वर्तमान संविधान की रचना यानी फ्रेमिंग ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन इस टॉपिक को तैयार करें। फिर इसी में आप एक और सब टॉपिक जोड़ सकते हैं कि जो हमारा वर्तमान संविधान है इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं, यानी इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, इन प्रमुख विशेषताओं का भी हम लोग अध्ययन करें। जैसे भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है कि यह विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान, द मोस्ट लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसे विस्तृत लिखित संविधान के रूप में अगर आप देखें तो बहुत विस्तार से एक एक चीजें इसमें स्पष्ट की गई हैं। 22 भागों में इसे जो है तैयार किया गया है, 395 अनुच्छेद इसमें शामिल किए गए हैं। तो
तो इस सब पर जब हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिसके वर्णन में हम लोग इसका जिक्र करेंगे। फिर भारत का संविधान कठोर और लचीलेपन का अनोखा मिश्रण माना जाता है। ये एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था का एक मिश्रण माना जाता है। इस तरह की चीजों को हम लोग समझेंगे। यही है हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंतर्गत हम लोग इस तरह के टॉपिक को इंक्लूड कर सकते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़े अगर तो तीसरा टॉपिक ले सकते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यानी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला टॉपिक आप तैयार करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मौलिक परिचय। दूसरा टॉपिक आप तैयार करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, संवैधानिक ढांचा। और तीसरा टॉपिक आप तैयार करेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की प्रस्तावना। अब प्रस्तावना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत भी कई शब्दावलियां हैं जिसका अर्थ स्पष्ट करना बहुत जरूरी होगा। जैसे प्रस्तावना में आप देखें तो वर्डिंग कहां से शुरू होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग जो ये शब्द है या जो ये वाक्य बनाया गया, इस वाक्य का क्या यहां पर अर्थ निकलता है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। फिर इसके साथ साथ यानी इसी पर आधारित आप देखें प्रश्न पूछा जाता है भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना गया, यानी पॉलिटिकल पावर का सोर्स किसे माना गया। तो इसका उत्तर आप प्रीएम्बल के आधार पर दे सकते हैं। तो हम लोग इसकी वर्डिंग को भी एक एक करके एलोबरेट करते हुए समझेंगे। जैसे प्रीएम्बल में भारत के बारे में कहा गया है कि ये एक सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो सोशलिस्ट शब्दावली का क्या अर्थ है, इसे सेकुलर कहने का अर्थ क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्यों कहा गया है, हर एक वर्डिंग पर हम लोग जाकर देखेंगे कि इस पर किस तरह से प्रश्न बन सकता है। फिर अगले टॉपिक पर अगर हम आए तो नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाएगा भारत संघ और इसके राज्य क्षेत्रों के बारे में, यानी यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटरी। भारत संघ और इसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग भारत संघ का निर्माण जो हुआ या इसकी जो इकाइयां हैं राज्य, इनसे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। जैसे आपके प्रश्न पत्र में हो सकता है प्रश्न आ जाए कि नए राज्य के सृजन की शक्तियां किसके पास है, यानी न्यू स्टेट्स का फॉर्मेशन या उसके क्रिएशन की अथॉरिटी किसके पास है। तो बहुत साधारण सा प्रश्न होगा, लेकिन इसका उत्तर आपको कहां से मिलेगा, जब आप भारत संघ के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के संविधान का पहला भाग वो इसी टॉपिक से शुरू होता है जिसमें भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया। फिर इसी तरीके से आप अगला चैप्टर इसके अंतर्गत देखें तो नेक्स्ट आता है नागरिकता के बारे में, यानी सिटीजनशिप के बारे में। फिर इसी तरीके से इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और आपके सिविक्स के सेक्शन में सबसे मेजर टॉपिक संविधान के तहत वो मूल अधिकार ही है। तो मूल अधिकार के अंतर्गत आपको सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं उन्हें आप सिर्फ रट लें कि पहला है समानता का, दूसरा है स्वतंत्रता का, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का, पांचवा है शिक्षा और संस्कृति संबंधी जो अल्पसंख्यकों के लिए कुछ अधिकार हैं, और छठा संवैधानिक उपचारों का। बल्कि इसके साथ साथ आप इसमें जो अनुच्छेदवार पूरे प्रावधान हैं, यानी अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक, बल्कि मौलिक अधिकार जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से शुरू होता है और 35 पर समाप्त होता है, तो 12 से 35 तक मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक एक आर्टिकल वाइज जो है आगे बढ़े और उनको बारीकियों से आप देखें, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके बाद अगर आप अगला टॉपिक लें तो नेक्स्ट टॉपिक आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है, हालांकि ये छोटा टॉपिक है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर भी कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं। फिर इसके साथ साथ अगला टॉपिक आप इसमें ले सकते हैं, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य। और फिर इसके साथ साथ यहां पर आगे बढ़कर आप एक टॉपिक इसमें और जोड़ सकते हैं, वो है मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, यानी कुछ प्रमुख संविधान संशोधन। कुछ ऐसे संविधान संशोधन हैं जो भारत के संवैधानिक
विकास के क्रम में अगर देखा जाए तो वो निरंतरता बनाए हुए हैं। यानी आज भी हम संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जो समय समय पर जोड़ते हैं, जिससे उसे निरंतरता प्रदान की गई है और संविधान का स्वरूप समय के साथ और विस्तृत होता चला गया है। जैसे जब हमारा मूल संविधान बना था जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उसमें मौलिक कर्तव्य जैसे प्रावधान नहीं थे, लेकिन 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया और उसी के तहत आप देखेंगे मौलिक कर्तव्यों को भी संविधान में शामिल किया। तो ऐसे ही कई प्रमुख संविधान संशोधन है। भारत के संविधान के लागू होने से लेकर आज तक 100 से ज्यादा बार अमेंडमेंट हो चुका। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सारे अमेंडमेंट्स याद करें, उनके बारे में जानें, लेकिन कुछ मेजर अमेंडमेंट्स हैं जिस पर आधारित प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछा जा सकता है, तो आप उसे तैयार करेंगे। तो अगर आप इतने टॉपिक पढ़ लेते हैं तो जो संविधान का पाठ्यक्रम मैंने कहा आपको तैयार करना है, वो आप पाएंगे कि लगभग इसी में से प्रश्न बनेगा। क्योंकि आपका जो डीएसएसबी ने पाठ्यक्रम दिया उसमें इस तरह के सीक्वेंस में पाठ्यक्रम नहीं लिखा, उसने पाठ्यक्रम को एक अलग तरीके से डिजाइन किया, लेकिन मैंने अध्ययन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे मॉडिफाई कर दिया है और मैं आपके सामने एक मॉडिफाइड सिलेबस रख रहा हूं कि आप ये टॉपिक पढ़ें। और मैं इसे बहुत बेहतर तरीके से आगे जब टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा तो पूर्व वर्ष में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी सामने रखकर बताने का प्रयास करूंगा कि देखिए आपके सिलेबस में भले ये टॉपिक मेंशन ना हो, लेकिन प्रश्न पत्र में इस पर भी आधारित प्रश्न आया, क्योंकि वो भी संविधान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। तो ये आपका एक पक्ष हुआ। अब हम लोग आगे बढ़कर देखते हैं कि जो आपका सिलेबस का दूसरा पार्ट है उसके अंतर्गत आप लोग क्या पढ़ेंगे। तो जब हम दूसरे पार्ट पर आते हैं तो वो मैंने पहले ही आपको स्पष्ट किया कि इसके अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे राज व्यवस्था, यानी पॉलिटी। तो क्यों ना इसका पाठ्यक्रम समझने से पहले यही स्पष्ट कर लिया जाए कि राज व्यवस्था है क्या और इसमें हमें किन बातों का अध्ययन करना। तो अगर चूंकि आप सबने बच्चों तैयारी के दौरान हिंदी भाषा भी पढ़ी है, हिंदी भाषा का व्याकरण भी तैयार किया है, और हिंदी भाषा के व्याकरण में आप लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का मतलब कि मूल शब्दों को अलग करके जो है आप उसका जब यानी उसका एक तरीके से विग्रह कर देते हैं और उसके बाद उसका अलग अलग अर्थ लेकर उसे समझते हैं। तो जैसे आप देखें राज व्यवस्था, अगर मैं इसका संधि विच्छेद कर दूं तो ये दो शब्दों से चूंकि मिलकर बना है, तो मैं दोनों को अगर अलग करूं तो एक शब्द आता है इसमें राज और एक शब्द आता है इसमें व्यवस्था। राज को साधारण अर्थों में हम लोग शासन भी कहते हैं। कई बार बोलचाल की भाषा में भी आपने इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया होगा, जैसे कहते हैं कि भाई किसका राज चल रहा है, मोदी राज है, आप ऐसा भी टर्म बोल जाते हैं। तो राज शब्द का मतलब होता है शासन। तो यहां पर राज को आप शासन भी कह सकते हैं और शासन के लिए इंग्लिश टर्मोलॉजी में आप रूल लिख सकते हैं। ऐसे ही जो व्यवस्था है इसको आप प्रणाली भी कह सकते हैं, और इसके लिए हम इंग्लिश में जो टर्म यूज कर सकते हैं वो है सिस्टम। तो अगर आप नोटिस करें तो पॉलिटी का एक यहां लेमैन की तरह मीनिंग क्या डिफाइन किया जा सकता है कि इट्स अ रूलिंग सिस्टम, यानी किसी भी कंट्री का जो रूलिंग पैटर्न है, जो रूलिंग सिस्टम है, जो शासन प्रणाली है, उसी को हम कहते हैं राज व्यवस्था। तो राज व्यवस्था से पर्याय किस बात का है? शासन प्रणाली। तो इस आधार पर आप यह कह सकते हैं कि जब हम किसी देश की शासन प्रणाली का अध्ययन करते हैं तो उसी को कहते हैं राज व्यवस्था। अब शासन प्रणाली के अंतर्गत चीजों को देखिए कि इसमें क्या शामिल है। तो किसी भी देश का जो शासन होता है आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था में, क्योंकि आज पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक रूल चल रहा, यानी लोकतांत्रिक शासन है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें शासन चलाती हैं, इसी को डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो लोकतांत्रिक शासन की एक खासियत क्या होती है कि इसमें शासन की शक्तियां अलग अलग अंगों के बीच बटी होती। यहां शक्तियां एक हाथों में जो है केंद्रित नहीं होती। अगर पावर का सेंट्रलाइजेशन वन हैंड में कर दिया जाए तो स्वेच्छाचारी शासन हो जाएगा,
ऑटोक्रेटिक रूल आ जाएगा। लेकिन ऑटोक्रेटिक रूल ना हो, स्वेच्छाचारी शासन ना हो, इसीलिए शासन की शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता। और आप राजनीति शास्त्र में इस चीज को पढ़ते भी हैं, सिविक्स में भी इस बात को पढ़ेंगे कि शासन की 3 मुख्य शक्तियां होती हैं, जिसमें एक शक्ति होती है कि कानून का संचालन, यानी जो लॉ बनाया गया उसको ऑपरेट किया जाए, कानून का संचालन किया जाए। दूसरा है कानून का निर्माण, यानी कि लॉ मेकिंग। और तीसरा महत्वपूर्ण काम शासन का क्या होता है? कानून की व्याख्या और इसका संरक्षण, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? न्याय, यानी जस्टिस। कि कानून सही है गलत है, ये कुछ बुनियादी नियमों के आधार पर इसकी व्याख्या होती है, संविधान के आधार पर इसकी व्याख्या होती है। तो लॉ का इंटरप्रिटेशन करना और उसके अकॉर्डिंग किसी को प्रोटेक्ट करना, कानून की रक्षा करना, कानून के अनुसार लोगों को न्याय देना, ये एक काम है शासन का। कानून बनाना ये भी शासन का एक काम है, और कानून का क्रियान्वयन करना, नहीं उसको इंप्लीमेंट करना, उसका संचालन करना, ये भी शासन का एक काम है। तो इस तरह से शासन के 3 मुख्य काम हैं। इसी आधार पर ये तीनों काम चूंकि अलग अलग अंगों को दिए गए हैं, अलग अलग अंगों में समाहित किए गए हैं, इसी आधार पर इनका नामकरण किया गया। इसे कहा जाता है कार्यपालिका, यानी एग्जीक्यूटिव, इसे कहा जाता है विधायिका यानी लेजिस्लेचर, और इसे कहा जाता है न्यायपालिका यानी जुडिशरी। तो शासन के 3 महत्वपूर्ण अंग हो गए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम है कानून का क्रियान्वयन करना, उसका संचालन करना, जो कानून बन गया उसको लागू करवाया जाए, उसे ऑपरेट किया जाए। फिर विधायिका का काम है कानून बनाना, यानी कि अगर इसे ही कानून बनाने की शक्तियां दे दी जाए, इसे ही न्याय करने की शक्तियां दे दी जाए, अलग अलग अंग ना हो, कार्यपालिका ही विधान का भी निर्माण करे, कार्यपालिका ही न्याय के रूप में कार्य करे, तो ये अगर सारा काम खुद करने लगेगी तो कार्यपालिका को चलाने वाले लोग स्वेच्छाचारी तरीके से शासन करने लगेंगे। इन तीनों के बीच शक्तियों के बंटवारे का मुख्य कारण ही यही है कि शासन स्वेच्छाचारी ना हो, शासन पर जो है एक तरीके से नियंत्रण बना रहे, और साथ में कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक तरीके से शासन को चलाया जा सके। और इस तरीके से जब आप सिविक्स के अंतर्गत किसी देश के शासन स्वरूप का अध्ययन करते हैं तो इन तीनों की कार्य प्रणाली और इन तीनों के संबंधों का अध्ययन करते हैं। यानी इसमें ओवरऑल अगर आप अपना पाठ्यक्रम बनाएं तो आप कह सकते हैं कि इसमें आप एक टॉपिक पढ़ेंगे कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, ये आपका पहला टॉपिक हो जाएगा राज व्यवस्था के अंतर्गत, शासन प्रणाली के अंतर्गत। तो सिविक्स के अंतर्गत आप भारत की शासन प्रणाली का अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको ये टॉपिक भी तैयार करना है। एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड भी आप देखेंगे, आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। अब जब आप भारत का संविधान पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि भारत का संविधान संघीय ढांचे में बनाया गया, फेडरल स्ट्रक्चर में, और आपके टीजीटी के पेपर में इस पर आधारित प्रश्न भी आया। संघीय ढांचे का क्या अर्थ है, इस पर प्रश्न आया है, जो मैं पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्रों की चर्चा करते समय आपके सामने रखूंगा। तो संघीय ढांचे या फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का सेपरेशन, यानी केंद्र और उसकी इकाइयों यानी राज्य के बीच में शक्तियां बांट दी जाती। तो फिर वही बात हो गई, शक्तियों का मतलब यहां क्या है। तो मैंने अभी अभी आपको बच्चों क्या समझाया कि शासन की 3 महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं। एक है कानून का क्रियान्वयन करना, एक कानून बनाना और एक न्याय निर्णय करना। तो शासन की इन्हीं शक्तियों को हम नाम देते हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो जब मैं कह रहा हूं शक्तियां केंद्र और राज्य में बंट जाएंगी तो इस व्यवस्था को ही कहते हैं संघीय ढांचा यानी फेडरल स्ट्रक्चर। और चूंकि भारत का संविधान फेडरल स्ट्रक्चर में बना है तो हमारे यहां भी कार्यपालिका शक्तियां बटी। किसमें किसमें बटी है? तो एक है केंद्र की कार्यपालिका जिसे हम कहते हैं संघ, और एक है राज्य की कार्यपालिका यानी संघ और राज्य दोनों के बारे में आपको पढ़ना है।
आपके सिविक्स के सिलेबस में जो लिखा गया वही लिखा हुआ है, संघ सरकार और राज्य सरकार। तो राज्य सरकार जिसे हम कहते हैं वही है राज्य की कार्यपालिका, और संघ सरकार या केंद्र सरकार जिसे हम कहते हैं वही है संघ की कार्यपालिका। तो संघ की कार्यपालिका का प्रधान चूंकि होता है राष्ट्रपति, तो इसमें पहला टॉपिक आप राष्ट्रपति पढ़ते हैं। फिर इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें आ जाता है उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। ऐसे ही संघीय कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां एक मंत्रि परिषद में निहित होती है। मंत्रि परिषद के बारे में आप पढ़ेंगे, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। तो इस सब पर विस्तार से आपको जानकारी रखनी है। ऐसे ही संघीय कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, उसका नाम है महान्यायवादी, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, अगर आप यूनियन एग्जीक्यूटिव या संघ की कार्यपालिका तैयार कर रहे हैं तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रि परिषद और महान्यायवादी यानी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल, ये 4 टॉपिक आपने तैयार कर लिया तो लगभग आप पाएंगे इसी में से प्रश्न पूछा जा रहा। ऐसे राज्य की कार्यपालिका में आप देखेंगे जैसे संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है, ऐसे राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। तो स्वाभाविक है कि आपके प्रश्न पत्र में राज्यपाल पर आधारित प्रश्न आ सकता है, यानी राज्य सरकार से संबंधित टॉपिक से अगर प्रश्न लिया जाएगा तो राज्यपाल से भी पूछ सकते हैं। फिर राज्य की भी अपनी एक मंत्रि परिषद होती है जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है, तो राज्य की मंत्रि परिषद यानी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर प्रश्न आ सकता है। और इसी तरह से जैसे भारत में महान्यायवादी की भूमिका है, ऐसे राज्य स्तर पर होता है महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, तो महाधिवक्ता पर भी प्रश्न आ सकता है। तो जैसे संघ में आप ये टॉपिक पढ़ते हैं, इसे राज्य स्तर पर 3 महत्वपूर्ण टॉपिक आपको तैयार करना होता है, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल। अगर इतनी चीजें आप पढ़ते हैं तो आप कह सकते हैं कि पूरा पहला टॉपिक आपका पॉलिटी का तैयार हो गया। फिर अगर आगे बढ़े हम लोग, तो अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पर। और दूसरा टॉपिक आपका है विधायिका यानी लेजिस्लेचर। अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे क्या कहा मैंने, लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, कानून निर्माण यानी विधान बनाना। कानून को ही विधान भी कहते हैं। तो विधान का निर्माण जो करे वही है विधायिका, यानी इट्स अ लॉ मेकिंग बॉडी। लेजिस्लेचर ये टर्म बना कहां से, क्योंकि लॉ से ही बना है लेजिस्लेशन। लॉ का मतलब होता है कानून और लेजिस्लेशन का मतलब होता है विधान। तो चाहे विधान कहिए चाहे कानून कहिए, तो कानून या विधान बनाने वाली जो संस्था होती है उसे कहते हैं विधायिका। और भारत का संविधान जब आप पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि भारत का संविधान संघीय ढांचे में बना है और इसीलिए संघ और राज्य के बीच में विधायी शक्तियों का भी बंटवारा है। जैसे आपके प्रश्न पत्र में एक सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया जाए कि संघ और राज्य के बीच में विधायी शक्तियों का बंटवारा संविधान में कहां दिया गया, तो आप संविधान पढ़िए तो आप देखिए उसमें कई अनुसूचियां हैं और उसमें एक अनुसूची है 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल। और जो 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है, इसमें 3 लिस्ट बनी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये जो संघ सूची के विषय हैं, इस पर जो भी विषय दिए गए, कानून बनाने का अधिकार संघ का, और जो राज्य सूची के विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों का। यानी दोनों में अलग अलग कानून बनाने वाली संस्थाएं काम कर रही। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि संघ का भी विधान मंडल है और राज्य का भी विधान मंडल है। बस अंतर यह है कि हम लोग संघ के विधान मंडल को संसद कहते हैं और राज्य के विधान मंडल को कोई अलग से नाम नहीं दिया गया, इसे राज्य विधान मंडल ही कहा गया। अब राज्य विधान मंडल के अंतर्गत कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है, बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, वहां पर आप पाएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी।
जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, ये सब जो राज्य हैं यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों। लेकिन ज्यादातर राज्यों में जैसे हरियाणा है या पंजाब है, इन सब राज्यों में आप पाएंगे केवल विधानसभा। तो विधानसभा भारत के प्रत्येक राज्य में है। क्यों? क्योंकि राज्यों का भी कानून बनाने का अधिकार है और इनकी भी अपनी अलग विधायी संस्थाएं। लेकिन संसद भारत में बाईकैमरल सिस्टम है, यानी द्विसदनीय है, और इसी कारण से इसमें लोकसभा और राज्यसभा दो सदन कार्य करते हैं। तो जब आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं, यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, तो इसी को आप कहते हैं विधायिका। यानी चाहे संघ की विधायिका पर प्रश्न आए, चाहे राज्य की, इसके अंतर्गत आपको यह पूरा टॉपिक तैयार करना होगा, जिसमें हम संसद और राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो एक सिलेबस आपका ये हो गया। फिर इसके साथ साथ जो आपका तीसरा टॉपिक अब आता है वो है न्यायपालिका। यानी जुडिशरी। अब न्यायपालिका के अंतर्गत एक चीज आप नोटिस करिएगा, अगर हम संघ की बात करें तो यहां पर है सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। और अगर हम राज्य स्तर पर बात करें तो यहां पर है हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यानी उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। देखिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय तो आप जरूर जानते हैं, अधीनस्थ न्यायालय भी समझते होंगे। अधीनस्थ न्यायालय का मतलब होता है कि जो जिला स्तर पर न्यायपालिका या न्यायिक संस्थाएं कार्य करती हैं, यानी जिला अदालतें, चाहे वो सेशन कोर्ट हो या चाहे वो आप कह लीजिए क्रिमिनल कोर्ट हो। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के जो है आप अधीनस्थ न्यायालय का मतलब होता है कि जिला स्तर पर न्यायिक संगठनों के बारे में पढ़ेंगे। या और भी नीचे के स्तर पर जाकर देख सकते हैं कि भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, और फिर उसके नीचे की जो अदालतें हैं उनका न्यायिक स्वरूप कैसा। तो जब इसका अध्ययन करते हैं तो कहते हैं न्यायपालिका। लेकिन यहां मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जैसा कार्यपालिका में आपने देखा संघ और राज्य की कार्यपालिका अलग अलग थी, विधायिका में आपने देखा संघ और राज्य की विधायिका अलग अलग थी, यहां पर संघ और राज्य की जो न्यायपालिका है वो आपस में जुड़ी हुई। इसलिए भारत की न्यायपालिका को कहा जाता है ये इंटीग्रेटेड है, या फिर आप कह सकते हैं ये यूनिफाइड है, यानी ये एकीकृत है या समन्वित है। इसका मतलब ये हो गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये अलग अलग जो है होते हुए भी एक संरचना के अंतर्गत काम करते हैं। राज्य स्तर पर जो है उच्च न्यायालय कार्य कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को आप ये नहीं कह सकते कि ये भारत में केवल संघीय मामले पर काम करता। हाई कोर्ट के मामले को आप सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं और हाई कोर्ट के दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड कर सकता। फिर समझिए, सरकार की शक्तियां बटी हैं, यानी किसी राज्य के मुख्यमंत्री के निर्णय को प्रधानमंत्री उलट नहीं सकता, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री ने कोई निर्णय लिया वो राज्य सूची का विषय है, और प्रधानमंत्री जिन विषयों पर निर्णय करता है वो संघीय सूची का विषय। दोनों के विषय अलग अलग हैं। ऐसे ही राज्य सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल कानून बनाता है, संघ सूची के विषय पर संसद कानून बनाती है। लेकिन हाई कोर्ट में जो मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यानी भारत के न्यायपालिका के स्वरूप को आप पढ़ेंगे तो शक्तियां विभाजित नहीं है, एकीकृत है, समन्वित है। तो इन चीजों को आपको समझते हुए 3 टॉपिक इसमें पढ़ना होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा। लेकिन कम से कम पाठ्यक्रम के स्तर पर यह स्पष्ट होना चाहिए कि हमें ये चीजें पढ़नी है। फिर आप लोगों के एसएसटी के सिलेबस में एक और चीज भी जोड़ी गई है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप इसमें एक चौथा टॉपिक भी डाल सकते हैं। भारत में लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए इसे ग्रास रूट लेवल पर ले जाने की कोशिश की गई, और ग्रास रूट लेवल पर यानी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को पहुंचाने का मतलब यह है कि शासन
करने का जो अनुभव है या शासन संचालन का जो अनुभव है, राजनीति का जो अनुभव है, वो ऊपर से लेकर नीचे तक फिल्टर करने की कोशिश हुई। जैसे भारत में केंद्र की सरकार है, फिर इसके बाद राज्यों के स्तर पर सरकार है, ऐसे भारत में आप देखेंगे तो स्थानीय स्तर पर भी सरकारें काम कर रही हैं, जिन्हें हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। तो एक टॉपिक इसके अंतर्गत आपका और जुड़ जाता है, वो है स्थानीय स्वशासन, जिसे हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी के रूप में समझेंगे कि जमीनी स्तर का लोकतंत्र जो है वो क्या है, और स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि इसमें आप ग्राम स्तर पर जो पंचायत होती है इसके संगठन के बारे में पढ़ेंगे, और शहरी स्तर पर जो नगर पालिका होती है, नगर पालिका के या नगरीय ढांचे को आप पढ़ेंगे। तो पंचायत और नगर पालिका ये स्थानीय स्वशासन के दो महत्वपूर्ण आयाम हैं, टू इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। इन दोनों को आप समझेंगे कि भारत में इन संस्थाओं का विकास कैसे हुआ और ये कैसे काम करती हैं और किस तरह से इन्हें ग्रास रूट डेमोक्रेसी का आधार माना जाता है। फिर इसके साथ साथ एक टॉपिक आपके सिलेबस में और रखा गया है, वो है कुछ संवैधानिक संस्थाएं हैं। संवैधानिक संस्थाएं हैं या आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंतर्गत जैसे आप देखें इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग है, या फिर इसी तरीके से जैसे आप देखें भारत में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, या फिर स्टेट लेवल पर जो पब्लिक सर्विस कमीशन काम करते हैं, राज्य स्तर के जो लोक सेवा आयोग है, या फिर इसी तरीके से फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, या फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, या फिर कुछ और भी कमीशन जैसे एससी कमीशन, एसटी कमीशन, अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। इस तरह के कुछ हम लोग संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से जो है ये देश में अहम भूमिका निभाती हैं, इनका काम किन किन क्षेत्रों से संबंधित है, इस सब के बारे में भी कुछ बेसिक जानकारी आपको रखनी है। फिर इसके साथ साथ कुछ फर्दर टॉपिक इसमें और भी जोड़े जा सकते हैं, जैसे मीडिया की भूमिका। लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा गया मीडिया को, तो मीडिया के बारे में भी आपको पढ़ना है, क्योंकि आप अपना पाठ्यक्रम उठाकर देखिएगा उसमें यह टॉपिक भी डाला गया है। तो जिस तरह से पाठ्यक्रम को डिजाइन किया गया है, अगर उसके अकॉर्डिंग भी आप बढ़ेंगे तब भी आपको ये सारे चैप्टर्स या टॉपिक तैयार करने होंगे, और अगर इसी को आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर लेते हैं और फिर अपना एक पाठ्यक्रम बनाते हैं जैसा मैंने प्रयास किया है, तब भी आपका कंटेंट ऑलमोस्ट वही। फिर इसके साथ साथ इसी से संबंधित कुछ पैडागॉजिकल इशू जुड़ जाते हैं कि इन विषयों का अध्यापन करते समय बच्चों को सिखाया कैसे जाए, लर्निंग प्रोसेस क्या रखी जाए, इस पर भी आधारित कुछ प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आएंगे। हालांकि जो पैडागॉजिकल इशू है उसके प्रश्नों की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी इतिहास, भूगोल, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, इन सब पर आप कोशिश करें कि इसमें शिक्षण शास्त्र को भी इंक्लूड करके और पूरा कंटेंट तैयार करें। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने सिविक्स क्या है, सिविक्स में आप क्या पढ़ेंगे, और टीजीटी की तैयारी, खासकर जो मैंने कहा टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, उनको किन किन विषय वस्तुओं पर काम करना है, क्या रणनीति बनानी है, इसी को बताने का मैंने इस वीडियो के माध्यम से प्रयास किया है। बाकी इन सारे टॉपिक पर मैं आपको विस्तार में लेक्चर भी दूंगा, इसके कंटेंट भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, और प्रयास करूंगा कि आप जो है इतना कंफर्टेबल तरीके से तैयारी कर ले कि इन विषयों पर ना केवल एक समझ विकसित हो जाए बल्कि आप एक कमांडिंग पोजीशन में आ जाए। तो अगर इस तरह से आप तैयारी की योजना बनाकर काम करते हैं, आपकी सफलता 100% निश्चित है। यही आपको करना चाहिए, क्योंकि विषय वस्तु जितना स्पष्ट होगा उतना ही बेहतर तरीके से आप बच्चों तैयारी कर पाएंगे। तो आपके उज्जवल भविष्य के कामना के साथ साथ मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। ईएलएस परिवार की ओर से आप सबको सफलता की बहुत सारी शुभकामनाएं, और बहुत जल्दी डीएसएसबी की वैकेंसीज भी अनाउंस होने वाली हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं प्रतिदिन आपके सामने एक वीडियो जरूर लाऊंगा, जिसके माध्यम से आपकी अध्ययन की रणनीति क्या हो, आप अपने पाठ्यक्रम को कैसे तैयार करें,
किस सामग्री को आप फॉलो करें, इन सब चीज़ों पर मैं बात करता रहूँगा। आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला अब आपसे विदा लेता है। फिर हम लोग अगले वीडियो में कुछ अन्य विषयों पर बात करेंगे। धन्यवाद।